फैक्ट यूज होगा, इन सारे फैक्ट को मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो ब्लड जो होती है वो ब्लड में दो प्रमुख हिस्सा होता है। एक हिस्सा होती है प्लाज्मा, क्या एक हिस्सा क्या होता है, प्लाज्मा, और दूसरा अवस्था होती है रुधिराणु। रुधिराणु को बोला जाता है कणिका या रक्त कण भी इसको बोला जाता है, ब्लड पार्टिकल भी बोला जाती हैं या रुधिराणु भी बोला जाती हैं। ठीक है, तो एक तो प्लाज्मा हुआ और दूसरा क्या हुआ, रुधिराणु। रुधिराणु को ही रक्त कण बोला जाती हैं, क्या बोला जाती हैं, रक्त कण बोला जाती हैं। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 55% होती हैं प्लाज्मा और 45% के अप्रोक्स होती हैं रुधिराणु, जिसे रक्त कण बोला जाता है। अब प्लाज्मा में क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सब जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इन ब्लड से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। तो इसको हम क्लियर आज करके ही छोड़ेंगे। तो ब्लड के है, ब्लड जो भी है आपसे ब्लड से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, इसकी गारंटी है। तो सबसे पहले फाइब्रिनोजन होती हैं, प्रोथ्रोम्बिन होती हैं। ये दो प्रोटीन होती हैं जो आपको याद रखना है। एक क्या होती है, एक फाइब्रिनोजन होता है और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दो नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। ये नाम कहीं न कहीं आपको दिखाई पड़ते हुए संकेत मिलते हुए मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन जो है वो आपको हर जगह प्रयोग होता है, किसका, फाइब्रिनोजन का और प्रोथ्रोम्बिन का। तो इसको आपको नाम याद रखना पड़ेगा। मैं अभी थोड़ा देर बाद आपको इसका वैल्यू बताएंगे। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु, जिसे हम रक्त कण बोलते हैं। इसके परसेंटेज की बात करते हैं तो ये 45% होती है। कितना, 45%, यानी 55% आपका प्लाज्मा हुआ और 45% यानी 45% आपका रुधिराणु हो गया। रुधिराणु में 3 टाइप्स होती हैं, 3 चरण होती हैं, 3 स्टेप्स होती हैं, जिसे हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बोलते हैं। यानी कह सकते हैं हम कि रुधिराणु वाले पोर्शन में 3 चीज़ अवेलेबल होगा, जिसका नाम होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोला जाती हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाती हैं और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट बोला जाती हैं। क्या बोला जाती हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का नाम पूछ दिया जाता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा नाम इसका कि आरबीसी का नाम क्या होती हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर डब्ल्यूबीसी का नाम क्या होती हैं, ये बताना पड़ेगा। फिर प्लेटलेट का नाम क्या होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको इन तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आप चाहते हैं कि मुझसे नहीं छूटे तो इन सारे फैक्ट को, सारे नाम को आपको याद रखना पड़ेगा, कंठस्थ याद रखना पड़ेगा, और तभी आपके से क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। तो सबसे पहले ब्लड बताया, ब्लड का भाग बता दिए कि इसमें एक तरफ तो प्लाज्मा होता है और दूसरी तरफ होता है रुधिराणु, जिसे हम रक्त कण भी बोलते हैं। और प्लाज्मा वाले भाग में हम 2 प्रोटीन का नाम बताए थे, जिसे हम फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन बताए थे। फिर हम रुधिराणु बताया, जिसे हम रक्त कण के नाम से भी जाना जाती हैं, रुधिराणु बोला जाता है इसको। इसमें भी तीन चीज़ होती हैं, जिसे हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं प्लेटलेट के को, और ल्यूकोसाइट बोला जाती हैं डब्ल्यूबीसी को। तो इतना तो आपको कंफर्म याद ही होना चाहिए। फिर हम चलिए बारी बारी से हम इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। रक्त प्लाज्मा पहले बताते हैं कि रक्त प्लाज्मा में होता क्या है, इसका काम क्या होती हैं और इसकी भूमिका है क्या बायोलॉजी में, तो इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यह जो होता है रक्त प्लाज्मा जो है वो रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। सबसे पहले तो बात क्या है, ये महत्वपूर्ण भाग है ये, और ये इसमें क्या क्या होती हैं, तो 90% जल होता है। क्या, 90% जल होता है। यानी प्लाज्मा वाले भाग में सबसे ज़्यादा की बात करेंगे तो ये 90% के अप्रोक्स क्या होती हैं, ये जल होता है, पानी होता है। और 10% भाग में क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं और कार्बोहाइड्रेट होती हैं। यानी कह सकते हो आप कि 90% वाले भाग में पानी होगा और 10% जो होगा उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले 2 प्रोटीन अवेलेबल होती हैं, जिसको बताए थे कि नाम याद रखना पड़ेगा। उसका नाम होती हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। ये 2 जो प्रोटीन है इसका काम बहुत भयानक है। काम भयानक कहाँ पर है, तो इसका काम होती हैं रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ये रक्त को जो ब्लड क्लॉटिंग होती हैं उस ब्लड क्लॉटिंग में आपको बहुत हेल्प करता है। ये ब्लड क्लॉटिंग बोलने से तात्पर्य क्या है कि अगर कोई
कहीं पर आपको कट जाता है और कट गया तो ब्लड बाहर निकलता है। कट जाने के बाद क्या होती है, ब्लड बाहर निकलता है। और जब ब्लड बाहर निकलता जाता है तो पूरा शरीर से ब्लड निकल सकता है। अगर आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो शरीर से पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा। इसलिए कुछ उपयोगी चीज़ होना चाहिए कि ब्लड जो बाहर निकल रहा है वहाँ पर ब्लड नहीं निकले, उसी को ब्लड क्लॉटिंग बुलाई जाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, कि ब्लड जो बाहर निकल रहा होता है उसी ब्लड को निकलने नहीं देना शरीर से, क्या उस ब्लड को शरीर से बाहर नहीं निकलने देना है, यही होता है ब्लड क्लॉटिंग। क्या ब्लड क्लॉटिंग यही होती है, यानी कि जो ब्लड बाहर निकल रहा है उस ब्लड को रोकना है। क्या उस ब्लड को रोकना है, और रोकना ही क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। इसको कैस्केड प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको इतना आपको याद रखना पड़ेगा। तो रक्त प्लाज्मा बताया, प्लाज्मा में क्या बताया कि एक महत्वपूर्ण भाग होती हैं। 90% के अप्रोक्स जल होता है, 10% में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होती हैं। इसमें प्रोटीन जो होती हैं वो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नाम का 2 नाम होती हैं, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो फाइब्रिनोजन हुआ और दूसरा हो गया प्रोथ्रोम्बिन। क्या प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये 2 नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बताया कि इसका काम जो होती है ब्लड क्लॉटिंग में इसका यूज किया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, ब्लड जो बाहर निकल रहा होता है शरीर से उसको रोकना होता है। जैसे ब्लड रुक गया कह देंगे क्या कि ब्लड क्लॉट हो गया। क्या ब्लड क्लॉट हो गया। बारी बारी से इसके बारे में हम आगे समझाने वाले हैं पूरी तरह से। ये छोटा मोटा चीज़ हम समझा दिए हैं, आगे इसका हम और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही समझना है। फिर हम रक्त प्लाज्मा जब आपको समझ में आ गया तो हम फिर समझते हैं सेरम। सेरम को जो होता है उस इंग्लिश में भी सेरम ही उसको बोला जाती हैं। ये कहाँ पर अवेलेबल होती हैं, तो ये होता है ब्लड में। ब्लड मतलब रक्त, खून, खून में ये अवेलेबल होती हैं सीरम। क्या सीरम अवेलेबल होती हैं। कहाँ क्या होता है यूज, जब रक्त प्लाज्मा में से, क्या रक्त प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन नाम की जो प्रोटीन है, क्या रक्त प्लाज्मा है, और उस प्लाज्मा में से, क्या उस प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन को अलग कर देंगे, क्या उस रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को जब अलग कर देंगे तो जो शेष बचेगा, क्या तो जो शेष बचेगा वो क्या होगा, वो सेरम हो जाएगा। क्या वो सेरम हो जाएगा। मतलब क्या कि रक्त जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या ब्लड का एक हिस्सा है जिसमें 90% जल होती हैं, प्रोटीन होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होती हैं। तो वो उसी प्रोटीन, क्या उसी प्लाज्मा में से आपका जो फाइब्रिनोजन वाले भाग जो है उसको हटा देंगे। क्या उसको हटा देंगे, और जो शेष बच जाएगा, क्या वो जो शेष बचेगा उसे ही बोला जाती है सेरम। क्या उसे ही बोला जाता है सेरम। इसका रंग कैसा होती है आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। तो सेरम का रंग जो होती है हल्का पीला होता है। क्या हल्का पीला होता है, लाइट येलो होता है, हल्का पीला होता है। तो सेरम हल्के पीले कलर का होती है। बीमारी जो होता है ना, बीमारी जो डॉक्टर साहब आपका ब्लड जो लेते हैं, क्या ब्लड जो डॉक्टर लेते हैं जांच करने के लिए, क्या जांच करने के लिए जो ब्लड डॉक्टर लेते हैं वो डॉक्टर साहब किस ब्लड में क्या लेते हैं, तो वो सेरम लेते हैं। क्या सेरम को निकाल लेते हैं और उसकी जांच करते हैं कि वो ब्लड में है क्या, ब्लड में प्रॉब्लम क्या है। तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, उस ब्लड को लेते हैं और उसको जांच करने के लिए भेज देते हैं। यानी सेरम को ही जांच किया जाता है। ब्लड में अगर ब्लड की जांच नहीं होता है बल्कि ब्लड में अवेलेबल सेरम जो होती हैं उस सेरम का जांच होता है। यानी डॉक्टर जो आपको ब्लड लेते हैं वो ब्लड कैसा ब्लड होती है, तो वो सेरम ब्लड होती है। डॉक्टर इसका प्रयोग करके आपके बीमारी का जांच करते हैं कि ब्लड में प्रॉब्लम है क्या, ब्लड कितनी क्या है, ब्लड का ग्रुप क्या है। तो इन सारे फैक्ट को डॉक्टर क्या करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। आप जो ब्लड देते हो तो क्या वो ब्लड पूरा भाग होता, नहीं वो पूरा भाग नहीं होता, वो सिर्फ प्लाज्मा वाले भाग को लेते हैं। और प्लाज्मा में ही अवेलेबल होती हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन को जब बाहर निकाल दोगे तो शेष जो बच जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो सीरम हो जाएगा। डॉक्टर साहब जांच जो करते हैं वो सीरम के आधार पर ही आपका बीमारी का पता लग पाता है। कलर बता दिए, हल्का पीला कलर का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेरम का कलर कैसा होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि सेरम का कलर जो होती है लाइट येलो होती है। लाइट येलो मतलब हल्का पीला, क्या हल्का पीला होता है। तो इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिर हम कॉर्पसल की बात करेंगे और रुधिराणु की बात करेंगे। अगर आपको प्लाज्मा समझ में आ गया तो नीचे कमेंट करें कि यस मुझे समझ में आ गया।
चलिए कमेंट कर दें ताकि हमको पता चल जाए कि यस आपको समझ में आ रहा है, प्लाज्मा आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट नीचे करना पड़ेगा। फिर रुधिराणु चलते हैं। रुधिराणु को इंग्लिश में कॉर्पसल बुलाई जाती है, कॉर्पसल। इसको इंग्लिश में, इंग्लिश भी कभी कभी पूछा जाता है तो इंग्लिश भी आपको याद रखना पड़ेगा। रुधिराणु, रुधिराणु को इंग्लिश में ही बोला जाती है कॉर्पसल। इसका कहाँ पर ये होती हैं, तो ये ब्लड में अवेलेबल होती हैं। कहाँ पर होता है, तो ये ब्लड में अवेलेबल होती हैं, रक्त में अवेलेबल होती हैं। ये 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, तो ये 3 भागों में बटा होता है। पहला तो हम बताए थे कि आरबीसी, आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पसल बुलाई जाती है। रेड ब्लड कॉर्पसल जिसे लाल रक्त कणिका बुलाई जाती है। लाल रक्त कणिका आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल या रेड ब्लड सेल भी इसको कहीं कहीं लिखा दिखा पड़ सकता है। तो रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल, लाल रक्त कणिका, ये होता है फूड फ्लो। अब आरबीसी के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं, उसके बाद क्लास को यहाँ पर बंद करेंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर में नेक्स्ट जो आइटम है, नेक्स्ट जो थिंग्स है उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल होती हैं, लाल रक्त कणिका इसको बुलाई जाती है। रुधिराणु का 99% जो होती हैं वो आरबीसी ही होती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को समझना कि आरबीसी जो होती हैं सबसे ज़्यादा तो रक्त में होता क्या क्या है, तो रक्त में सबसे ज़्यादा होती हैं प्लाज्मा। रक्त में सबसे ज़्यादा क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है। लेकिन रक्त, प्लाज्मा और रुधिराणु बताए थे, तो प्लाज्मा जो होती हैं ब्लड में ज़्यादा होती हैं, 55% होती हैं, जबकि 45% जो होती हैं वो रुधिराणु होती हैं, जिसको कणिका बुलाई जाती हैं या फिर रक्त कण भी बोल सकते हैं इसको। सबसे पहले आरबीसी को देखें, तो आरबीसी जो होती हैं वो रुधिराणु में सबसे ज़्यादा होता है, रक्त में सबसे ज़्यादा नहीं होती हैं। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती हैं और लोग गलती मार के चले आते हैं। यहाँ पर बोल देता है क्वेश्चन में कि रुधिराणु में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो आपको आरबीसी मानना है। लेकिन पूछ देगा रक्त में सबसे ज़्यादा क्या होती है, तो आपको प्लाज्मा मानना पड़ेगा। तो ये कन्फ्यूजन वाली बात हो जाता है। तो इस बात को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मैटर क्या है, क्वेश्चन क्या है। मैटर समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। मैटर समझ में नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन को रगड़ते रह जाओगे, नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बहुत कम है। अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो रक्त कणिका में सबसे ज़्यादा पूछेगा क्या, रक्त कणिका जो होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा होता क्या है, तो आपको आरबीसी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, आरबीसी बताना पड़ेगा। फिर आरबीसी का मतलब बताया रेड ब्लड कॉर्पसल, लाल रक्त कणिका होता है। बोल सकते हो 99%, अगर रुधिराणु का 99% कोई होता है तो कौन होता है, आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल होता है। इसकी संख्या कभी कभी पूछ दिया जाता है कि आरबीसी की कुल संख्या कितनी है, क्या कुल संख्या पूछ देगा, तो 5 मिलियन होता है। याद रखना है 5 मिलियन होता है आरबीसी। रुधिराणु में आरबीसी जो होती हैं वो 5 लाख होता है। ये आपको जब डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं तो वहाँ पर नॉर्मल रेंज जो होता है वो आपको दिखाई पड़ता होगा। तो 5 मिलियन जो होती हैं, क्या 5 मिलियन जो होती हैं वो क्या होती हैं, रुधिराणु में आरबीसी अवेलेबल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। संख्या कहीं कहीं पूछ दिया जाएगा और आप जानकारी नहीं होगा तो छोड़ के आओगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप गलती करने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता चलना पड़ेगा। 5 मिलियन याद रखना पड़ेगा। 1 मिलियन में कितना लाख होता है, तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख। क्या 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 5 मिलियन कहीं कहीं 50 लाख लिख देगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि 50 लाख कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन में 5 लाख होता है, 1 मिलियन में 5 लाख होती हैं। और होता कितना आरबीसी है, तो 5 मिलियन होती हैं। जब 1 मिलियन में 5 लाख तो 5 मिलियन में 50 लाख, चूँकि 1 मिलियन में 10 लाख, सॉरी 1 मिलियन में 10 लाख होता है, चूँकि 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो 5 मिलियन में 50 लाख, क्या 50 लाख, यानी कि 5 मिलियन बोलेंगे या 50 लाख बोलेंगे कोई अंतर नहीं है। क्या कोई अंतर नहीं है। यानी आरबीसी जो होती हैं वो रेड ब्लड सेल होती हैं, लाल रक्त कणिका होती हैं। रुधिराणु वाले भाग में 99% जो होती हैं वो आरबीसी ही होती हैं, 1% में प्लेटलेट होती हैं और 1% में ही डब्ल्यूबीसी होती हैं। यानी 99% जो आप देखते हो ब्लड में रुधिराणु वाले पोर्शन में, वो सिर्फ आपको क्या दिखता है, वो सिर्फ आपको आरबीसी दिखता है। आरबीसी की संख्या की बात किए
तो 5 मिलियन, क्या 5 मिलियन आरबीसी की संख्या होती हैं। फिर मैं बताया कि 1 मिलियन में होती कितना है, तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन में 10 लाख तो 5 मिलियन में 50 लाख, क्या 5 मिलियन में 50 लाख, यानी कि आरबीसी की संख्या की बात करेगा कितना होता है, तो आपको 50 लाख बोलना पड़ेगा, क्या 50 लाख बोलना पड़ेगा या 5 मिलियन बोलना पड़ेगा। इन दोनों में से कोई ऑप्शन में देगा और आप बता सकते हो। अब ये प्रश्न उठता है कि आरबीसी में केंद्रक होता है या नहीं। तो ये मैं जब सेल बताया था, क्या जब मैं सेल बता रहा था तो आपको बताया था एक चीज कि आरबीसी में केंद्रक या लाइसोसोम नहीं होती हैं। आरबीसी में केंद्रक, ना तो केंद्रक होती हैं और न ही लाइसोसोम होती हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाती है कि आरबीसी के रक्त में होता है या नहीं होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी में जो होता है केंद्रक वो होता है या नहीं होता है, यस और नो, तो आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको लाइसोसोम की बात करेगा कि ब्लड में जो लाइसोसोम होना चाहिए, आरबीसी में लाइसोसोम जो होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता है। क्योंकि लाइसोसोम जो होती हैं उसमें लाइसोसोम का काम क्या होती हैं, तो ये जो होती हैं गंदगी जो होती है, उस गंदगी को, ब्लड में कोई गंदगी है उसको सफाई करने का काम कौन करता है। जो सेल्स है उसमें गंदगी होती है, उस गंदगी को साफ करने का क्या कौन काम करता है, तो लाइसोसोम करता है। कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है। लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम तो होता ही नहीं है, तो फिर साफ कौन करेगा। तो ये साफ नहीं होती है, बल्कि ये जाके स्प्लीन नाम के एक होता है जगह, वहाँ पर जाकर के क्या होता है, जमा हो जाता है, जिसे हम ब्लड बैंक बोला जाता है। क्या ब्लड बैंक भी स्प्लीन को बोला जाता है। तो वहीं पर इकट्ठा हो जाता है, यकृत के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। उस चीज़ को यकृत के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोला जाती है। नाम याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम, क्योंकि एक बार जब नाम भूल गया तो फिर इसका कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि आरबीसी को क्या बोला जाती है, तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोला जाती है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोला जाती है। आरबीसी का जीवन काल की बात करेंगे तो आरबीसी का जीवन काल जो होती है वो 120 दिन होती है। क्या 120 दिन। 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाता है। 120 दिन के बाद आरबीसी क्या हो जाता है, मर जाता है, क्योंकि उसका टाइम जो पीरियड होता है वो 120 दिन रखा गया है। 120 दिन के बाद जो है आरबीसी मर जाएगा, और मर जाने के बाद वो शरीर में नहीं होना चाहिए, शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा। और शरीर से बाहर निकालता कौन है, तो स्प्लीन जो होता है वहाँ जमा हो जाती हैं, और किसी न किसी माध्यम से जो यकृत है, जो लीवर है, उसको बाहर करते रहता है। क्या करता रहता है, बाहर करते रहता है। लेकिन वही गंदगी जो होती है ब्लड में, आरबीसी जो होती हैं, वो जब मर जाता है तो वो ब्लड बैंक में जमा हो जाता है, और यही ब्लड बैंक को स्प्लीन बोला जाती है। क्या स्प्लीन बोला जाती है। यकृत में जाकर ये नष्ट हो जाता है। तो बोलते क्या है कि आरबीसी का कब्र जो होता है, क्या दरगाह बोलते हैं, कब्र को ही दरगाह बोला जाती है। मुसलमानी शब्द है कब्र, और कब्र को ही दरगाह बोला जाती है। यानी बोल सकते हो कि आरबीसी का कब्र या ग्रेवयार्ड भी इंग्लिश में बोला जाती है, इसको ग्रेवयार्ड। तो आरबीसी का कब्र या ग्रेवयार्ड या दरगाह बोला जाती है, इसको कहाँ होता है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो होती हैं वो स्प्लीन में होती हैं। क्यों, क्योंकि जितना ही ब्लड होता है वो जमा कहाँ होता है, तो स्प्लीन में होता है। तो ये तो आपको पता चल गया होगा। फिर आरबीसी का आकार की बात करेंगे, आरबीसी का आकार की बात करेंगे तो वो गोल होगा। आरबीसी का आकार कैसा होता है, गोल होता है। तो इतना फैक्ट आपको आरबीसी से आपको याद रखना पड़ेगा। ज़्यादा समय हो गया तो चलिए इसको फटाफट एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। तो आरबीसी बताया कि ब्लड में क्या होती हैं, 55% ब्लड प्लाज्मा होती हैं और 45% आपका आरबीसी होती हैं। आरबीसी बोलने से तात्पर्य है कि इसमें रुधिराणु होता है, रुधिराणु के अंदर ही क्या होती हैं, आरबीसी होती हैं। फिर मैं बताया कि प्लाज्मा में 55% क्या होती हैं, प्लाज्मा होती हैं, और 45% जो होती हैं वो रुधिराणु होती हैं। 55% वाले भाग में क्या 55% जो प्लाज्मा की भाग है उसमें 90% के अप्रोक्स पानी होता है, जल होता है, और शेष जो होती है 10% उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होती है। प्रोटीन में आपको पता चल गया हो कि 2 प्रोटीन का नाम बताए, फिर बोले उसको याद रखना है। पहला तो प्रोथ्रोम्बिन और दूसरा फाइब्रिनोजन। ये 2 चीज़ों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि इसका प्रयोग रक्त के क्लॉटिंग करने में होती है। रक्त क्लॉटिंग बताए फिर कि रक्त का क्लॉटिंग क्या है कि रक्त बाहर शरीर से निकलता है, शरीर से बाहर रक्त निकलता है, इसी को रोकना है। क्या? इसी को रोकना है। और रोकता कौन है? तो यही प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। तो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं रक्त प्लाज्मा में 55% प्लाज्मा होती हैं और वही प्लाज्मा में 10% जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं और प्रोटीन होती हैं और 90% के अप्रोक्स होती हैं आपको जल। क्या? जल होता है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का वर्क क्या होती हैं, काम क्या होती हैं, तो काम भी बता दिया गया है क्योंकि ये क्लॉटिंग के वक्त काम करता है। जब ब्लड क्लॉट करना होता है तो इसको काम किया जाता है। एक होता है ब्लड शरीर के अंदर क्लॉटिंग होना और एक बाहर शरीर से बाहर ब्लड निकलता है तो वहाँ पर क्लॉटिंग होता है। जब आपके शरीर के अंदर जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। क्या? ब्रेन हेमरेज हो जाता है जब शरीर के अंदर क्लॉट हो जाता है तो। लेकिन शरीर के बाहर क्या? शरीर के बाहर जब क्लॉट करना होता है, क्यों? क्योंकि अगर क्लॉट नहीं करोगे तो शरीर से बाहर पूरा रक्त क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो इसी को रोकना क्या कहलाती है? ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग आपको आगे समझाएंगे हम फिर। सेरम बताया, सेरम का मतलब क्या होती है कि ब्लड है, उस ब्लड में क्या होगा? तो ब्लड में होगा प्लाज्मा और प्लाज्मा में ही अवेलेबल होती है फाइब्रिनोजन। जब फाइब्रिनोजन को हम बाहर निकाल देंगे, क्या? फाइब्रिनोजन को बाहर निकाल देंगे। क्या? फाइब्रिनोजन को हम बाहर निकाल दिए। जब फाइब्रिनोजन को बाहर निकाल दोगे तो शेष बचेगा कुछ, तो वही शेष क्या होता है? सेरम होता है। तो हम अभी थोड़ा देर बताए थे पहले और उसको रिवीजन कर रहे हैं। तो सेरम हल्के पीले रंग का होती हैं। बीमारी की जब जांच होता है तो सेरम के से ही आप डॉक्टर हुआ या कोई जांच करता है, ये बता दिए थे। इसका कलर कितना होता, क्या होता है? तो कलर जो होती हैं वो लाइट येलो होता है, लाइट येलो, हल्का पीला, ये होता है। रुधिराणु की बात करेंगे तो इसको कॉप्सल बोले जाती हैं। आरबीसी का कनिका वाले भाग को ही आरबीसी का कनिका वाले भाग जो होती हैं जिसमें रक्त कण होता है वो क्या होती हैं? रुधिराणु होती हैं। ये 3 तरह के बताए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का चर्चा आज हम कर रहे हैं। तो आरबीसी लाल रक्त कनिका, आरबीसी का 99% जो होती है, रुधिराणु का 99% जो होती हैं वो आरबीसी होती हैं। फिर बताया था कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो 5 मिलियन बताया। 5 मिलियन का मतलब क्या होती है कि 1 मिलियन में 10 लाख, तो 5 मिलियन 50 लाख, मतलब 50 लाख आरबीसी होना चाहिए। आरबीसी के में केंद्रक होती हैं और लाइसोसोम होती है। क्या? आरबीसी में केंद्रक होती हैं और लाइसोसोम नहीं होती, सॉरी, आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं होती हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोला जाती हैं। आरबीसी का जीवन काल की बात करते हैं तो 120 दिन होती हैं। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होती हैं। बच्चा के अवस्था में ये मेसोडर्म वाले पार्ट में होती हैं। खराब हुई आरबीसी स्प्लीन में जाकर जमा हो जाती हैं। आरबीसी को कब्र या गर्भयार्ड के नाम से भी जाना जाती हैं। स्प्लीन को आरबीसी की आकार की बात किए तो ये गोल होता है। इतना आपको बता दिए। आज आरबीसी पूरी तरह से खत्म कर दिए। जितना भी इससे क्वेश्चन बनता है बस इतना ही बनता है क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्या? इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। आप इस चीज़ को कॉन्सेप्ट पूरा कर लो, क्लियर कर लो, ताकि क्वेश्चन किसी भी हालात में पूछे और वो हालात आपको आराम से कवर अप हो पाए। तो इतना ही आरबीसी बता दिए। फिर आगे वाले नेक्स्ट डे में हम प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी को हम व्याख्या करेंगे, उसको समझाने का प्रयास कर देंगे। तो आरबीसी पूरा ख़त्म हो गया। तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि उनके पास भी कंटेंट जा पाए और वो भी एग्ज़ाम को फोड़ने में सफलता हासिल कर पाए। तो आपको बस इतना करना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना है। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।